चले जी, करें जी बिस्मिल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। आज हमारा बीएफडी का लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन डिस्कस किया, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 जो कल हमने पढ़ा था बेटा, उसमें हमने फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, बहुत बेसिक सी बातें थी। इसमें काम की चीज़ जो है वो ये थ्योरी थी बस, कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए एक ख़ास प्रोसेस होता है, 4 या 5 स्टेजेस। वो 4 स्टेजेस यहाँ आई कैप की किताब में, मैंने कल वेरीफाई कर ली, वो 5 गलत लिखा हुआ था नोट्स में। अच्छा, कल हमने ये इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने पहला मेथड पढ़ा। पहला मेथड क्या था कि आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की डिसीजन मेकिंग करनी है, तो हमने एरो बनाया था कल वाइट बोर्ड पे, जिसमें हमने कहा था 2 तरह के मेथड्स होते हैं, एक प्रॉफिट बेस्ड और एक होते हैं कैश फ्लो बेस्ड। तो प्रॉफिट बेस्ड मेथड में ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमने पढ़ा था। तो ये जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, हमने कहा था ये क्या होता है कि जो भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे सालाना कितने परसेंट अकाउंटिंग प्रॉफिट कमाएंगे, जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उससे सालाना कितने परसेंट कमाएंगे, वो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। इसी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का दूसरा नाम क्या था जी, क्या था नाम दूसरा? दूसरा नाम था इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, याद रखना है, ठीक है। जब भी आना है पिछले दिन का लेक्चर 5 मिनट पहले रिवाइज कर लेना है, रिटेंशन बढ़ जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बेचारे की हैसियत हमने कल भी कहा 3 से 5 नंबर से ज़्यादा की नहीं है, और वैसे आज तक तो ये कभी नहीं आया, ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लिया हमने, आपने भी और मैंने भी। अच्छा, उसके बाद कैश फ्लो बेस्ड मेथड में हमने पे बैक पीरियड पढ़ लिया था। हमने कहा था पे बैक को पे बैक क्यों कहते हैं। एक्चुअली जो आपने प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, पे करने हैं, वो पैसे आपको वापस कितने अरसे में मिलेंगे। तो पे बैक पीरियड क्या बताता है? टाइम पीरियड टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको अपने प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने अरसे में रिकवर होगी, इसको कैलकुलेट करने के तरीके पढ़े थे कल, और डिसीजन रूल पढ़ा था। ये रह गए थे मेरिट्स डिमेरिट्स पे बैक के, ठीक है जी, मेरिट्स डिमेरिट्स रह गए थे। और उसके बाद फिर ये बेल आउट पे बैक रह गया था। वैसे हमारा कल तक का जो प्लान था उसमें ये बेल आउट पे बैक पीरियड भी था, तो ये थोड़ी हेडिंग गलत लिखी हुई है जी, ये इसकी कैलकुलेशन है। तो ये वैसे मैंने करेक्शन कर ली हुई है नोट्स में, आज भी किए हैं कुछ करेक्शंस, तो साथ साथ करेक्शन करते जाएंगे जो छोटी मोटी गलतियां हैं। तो पे बैक पीरियड के मेरिट्स और डीमेरिट्स रहते हैं जी। आए ज़रा सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे हम, ताकि हमें पता चले कि हमें आता है कि नहीं आता जी। ये सॉल्व करेंगे आप, अभी बना रहे हैं और अभी करनी है आपने, अभी टेस्ट है एक किस्म का हमारा अपना जाती, कोई नहीं गलत मलत हो जाएगा, कुछ नहीं होता। A company is planning to make an investment of rupees 5 million in new plant and machinery having expected useful life of 5 years with a residual value of rupees 500,000 at the end of life जी। Further information
रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। शायद नज़र आ रहा है जी, ठीक है। एनुअल सेल वॉल्यूम 1 लाख यूनिट्स विद अ सेल प्राइस ऑफ, बताते हैं अभी कैलकुलेटर पे देख के ज़रा। अच्छा जी, एनुअल या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये भी बताते हैं। फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, कल मैंने बताया था हमारे इस पूरे टॉपिक में एजम्पशन है फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन दी होगी पर एनम, ये भी बताते हैं। और उसके अलावा कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा जी, उसके अलावा टारगेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है 10% और टारगेट पे बैक पीरियड है 3 साल। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायर्ड है एडवाइस, बल्कि कैलकुलेट पे बैक पीरियड एंड एडवाइस वेदर प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। जब भी दो या दो से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे तो उनका किया जाता है कंपैरिजन। जब भी एक प्रोजेक्ट होगा तो उनका किया जाएगा डिसीजन मेकिंग की एडवाइस करें। इसी तरह सिमिलरली अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कैलकुलेट करें। अच्छा, अब मैं ज़रा ये फिगर्स ले लूँ। बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, बेस्ड ऑन एवरेज। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने के दो तरीके थे। एक तरीका था एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और एक तरीका था एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कैश फ्लोज और ये मैं देता हूँ ज़रा। सेल है 1 लाख, बताते हैं अभी बच्चा। जी हाँ जी, सेल प्राइस लिखें 50 रुपीज़ पर यूनिट। वैसे तो ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपीज़ पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट है 5 लाख पर एनम। करें जी ये क्वेश्चन, जल्दी करें, 10 मिनट है आपके पास, ये करें, शाबाश जी। ये क्वेश्चन आपको दिया था, इसको हम करने लगे हैं, लेकिन हम इसको करेंगे अपने प्रैक्टिस वो सॉफ्टवेयर पे आई कैप के, ताकि हमें पता चले कि इसको कैसे सॉल्व करना है।
अच्छा नेट ही नहीं है, चलो फिर सही, अभी नेट नहीं है। हाँ जी, इसका चलो वैसे कर लेते हैं, हम इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। वैसे मेरा प्लान था कि सॉफ्टवेयर पर करते हैं जी। इसका क्वेश्चन में हमने आपसे कहा था क्या निकालें, सबसे पहले अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने को कहा है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हम टेबल फॉर्म में करेंगे। टोटल कैश फ्लोज, टोटल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ऑफ 5 years। सेल प्राइस थी 50, वेरिएबल कॉस्ट थी पर यूनिट 30, 20 रुपीज पर यूनिट इंटू 1 लाख यूनिट्स माइनस फिक्स कॉस्ट पर एनम, ये आ जाएगी, और इसको इंटू 5 years, ये आपके टोटल कैश फ्लोज आ जाएंगे 5 years के। ठीक है, तो 50 में से 30 थी मेरा ख्याल है वेरिएबल कॉस्ट, तो 20 इंटू 1 लाख यूनिट्स करें जी, 2 million माइनस 500, 1.5 million, तो ये आ जाता है 7.5 million 5 सालों में, माइनस इसमें से 5 सालों की डेप्रीसिएशन लेस करनी है। 5 सालों का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लेस करना है। कितना डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, हमने कहा था डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के लिए कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस जी, ये आता है 3 million का प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय लाइफ 5 years, तो मेरा ख्याल है 600,000 का एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा जी, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा 600,000 का, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, एसेट की वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एसेट की वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एसेट की वैल्यू एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, एसेट्स की डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा ख्याल है ये आ जाएगा जी 2.75 जी इंटू 100 कर लें, 21.82% अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, और टारगेट कितने परसेंट का था, 10% का टारगेट था। प्रोजेक्ट 10% से ज़्यादा कमा रहा है तो आपने यहाँ पे रिकमेंड कर देना है कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की बेस पर कंपनी शुड अंडरटेक द प्रोजेक्ट, यानी कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। जी जी नहीं, 5 पे नहीं होता ये, एवरेज इन्वेस्टमेंट हमेशा ओपनिंग और एंडिंग वैल्यू पे डिवाइड होगी, 2 रकमें प्लस की है ना, मैथ का असूल है एवरेज, तो ये आएगा 21.8%, 82। इसके बाद पे बैक पीरियड, हाँ जी, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। हाँ जी, पे बैक पीरियड में क्या करेंगे, मेरा ख्याल है क्योंकि यहाँ हम हर साल एक जितनी अमाउंट कमा रहे होंगे तो इसीलिए ये फॉर्मूला लगा देंगे, कल पढ़ा था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, टेबल बनाने में टाइम ज़ाया होगा, डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज, आफ्टर टैक्स करना होता है लेकिन यहाँ टैक्स वगैरह नहीं है, तो 5 million की इन्वेस्टमेंट थी, एनुअल कैश इनफ्लोज क्या थे, ये जो 5 से मल्टीप्लाई करने से पहले पहले ये 50 माइनस 30 20 इंटू 1 लाख, 2 million माइनस ये, तो 1.5 million पर एनम है,
1.5 मिलियन पर एनम। तो पे बैक पीरियड है 3.33 ईयर्स, जो कि टारगेट से एक्सीड कर रहा है। तो पे बैक पीरियड की बेस पर हम अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पे बैक पीरियड की बेस पे आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा, क्योंकि इसका जो रिकवरी पीरियड है वो टारगेट से स्लो है, लेट पैसे रिकवर हो रहे हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो इस एग्जाम्पल के जरिए हमने क्या कर लिया, वो हमने सॉल्व करके ज़रा रीकैप ले लिया। अब जो हमारा लेक्चर था उसमें पे बैक पीरियड के मेरिट्स और डीमेरिट्स नहीं किए थे, हमने उस पर आते हैं, क्योंकि थ्योरी आपको लाजमी करनी है। कल वाला होमवर्क मैंने दिया था, उसमें किसी का कोई प्रॉब्लम जी, अगर किया और कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला तो नहीं, कोई मिस्टेक हो, बस ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलते हैं आगे। ले जी, पे बैक पीरियड के मेरिट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है, पे बैक पीरियड को आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है और इसको आसानी से समझा जा सकता है, कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी कैलकुलेशन पे बैक पीरियड में नहीं है। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि इसमें हम प्रॉफिट की बजाय कैश फ्लोज यूज़ करते हैं। प्रॉफिट की बजाय क्या यूज़ किया जाता है, कैश फ्लोज। तो मैंने शायद आपको कल भी बताया था कि प्रॉफिट के मुकाबले में जो कैश फ्लोज होते हैं वो ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं। तो इस पॉइंट में वैसे दो एडवांटेजेस लिखे हुए थे, ईजी टू कैलकुलेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बाय एनी मैनेजर। जिसने कभी फाइनेंस नहीं भी पढ़ी उसको भी समझ आ जाएगा। दूसरा फ़ायदा इसका यह है कि इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया जाता, बल्कि इसमें कैश फ्लो की बेस पे डिसीजन किया जाता है, और कैश फ्लोज प्रॉफिट के मुकाबले में ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि बीच में कोई प्रोविजंस, इम्पेयरमेंट्स, अमोर्टाइजेशंस, एक्रूअल ट्रीटमेंट्स कुछ नहीं होते। ठीक है, तो कैश फ्लोज आर मोर रियलिस्टिक देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये लिखा भी हुआ है। तो बेटा कैश फ्लोज प्रॉफिट से ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, तो हर वो मेथड जो कैश फ्लो बेस्ड है वो सारों का ये फ़ायदा लिख सकते हैं आप। ARR का ये नुकसान था। अच्छा, उसके बाद तीसरा फ़ायदा क्या है इसका, जो बिजनेस छोटे होते हैं उनके पास लिक्विड कैश की कमी होती है, और ये जो पे बैक पीरियड मेथड है ये उन छोटे बिजनेसेस की साइकी को सूट करता है। वजह ये है जितनी जल्दी पैसे रिकवर होंगे वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसने तीसरा एडवांटेज क्या लिखा है, पे बैक पीरियड मेथड कॉन्सेंट्रेट्स ऑन अर्लियर कैश फ्लोज, यानी ये जल्दी मिलने वाले कैश फ्लोज वाले प्रोजेक्ट को फोकस करता है। और ये वाली बात किनको सूट करती है, जिन बिजनेसेस के पास छोटे बिजनेसेस हैं और पैसों की क्या होती है, कमी। उनकी कोशिश होती है प्रोजेक्ट में पैसे लगाएं, वहां से जल्दी से वापस आए, कहीं और लगाएं। यानी उनके पास इतने अबंडेंट पैसे नहीं होते कि वो प्रोजेक्ट ए में भी निकालें, बी में भी लगा दें, सी में भी लगा दें। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है इस मेथड की 3 खूबियां हैं। पहली, सिंपल है, समझना भी सिंपल, कैलकुलेट करना भी आसान। दूसरा फ़ायदा, इसमें कैश फ्लोज इस्तेमाल होते हैं जो कि मैन्युपुलेट नहीं होते, ना उसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की प्रॉब्लम्स है। हर बंदा जब कैश फ्लो निकालेगा सेम तरीके से निकालेगा, लेकिन जब दो अकाउंटेंट प्रॉफिट निकालेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फड्डा, प्रोविजंस का मसला, डेप्रिसिएशन के मेथड का मसला, इसकी वजह से हर साल के प्रॉफिट हर अकाउंटेंट के क्या होंगे, डिफरेंट आ सकते हैं। अच्छा जी, पे बैक पीरियड मेथड के डिसएडवांटेजेस में क्या है? पहला डिसएडवांटेज है ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जी इसको बताएं जी आप, कोई एक बच्चा बताए ये क्या, ये कल भी एक्सप्लेन किया था अगर आपको याद हो। जी हमने कल भी ये कहा था, बल्कि मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था, शेयर होल्डर की वेल्थ मैयर कैसे होती है,
मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स के बढ़ने से। इस मेथड का जो आंसर है ना वो ये रुपीस में नहीं है। इस वजह से जो पे बैक पीरियड का आंसर है वो आपको ये बताने से नाकाम है या कासिर है कि बेटा हमारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू में कितना इजाफा होगा। तो शेयर होल्डर वेल्थ का जब भी, ये मैंने कहा ये वो लफ्ज है जो जबरदस्ती हमारे बीएफडी में फिट होना है। जहां आपने थ्योरी लिखनी है ये लफ्ज कोशिश करनी है लेकर आए घुमा फिरा के। जब भी उसने आपसे डिसीजन मांगना है, कमेंट्री मांगनी है, आपने ये लफ्ज का सहारा लेना है कि हमने कोई भी ऐसा टास्क करना ही करना है जिससे हमारी मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ जाए। आप फाइनेंस मैनेजर हैं और हर फाइनेंस मैनेजर की कोशिश होती है जिनसे पैसा लिया उनकी वेल्थ बढ़े, तभी उसकी सक्सेस इंश्योर होगी। कल को पैसा लेना भी आसान हो जाएगा। तो पे बैक पीरियड मेथड जो है वो शेयर्स की मार्केट वैल्यू में कितना इजाफा होगा ये उस ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक्ड नहीं है। ये हमें बताने में नाकाम है कि शेयर होल्डर की वेल्थ में कितना इजाफा होगा। दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज इसका क्या है, कैश फ्लोस आफ्टर पे बैक पीरियड। ये देखें जी, मैं यहां एग्जांपल देता हूं। मैं आपके सामने दो प्रोजेक्ट रखता हूं, प्रोजेक्ट ए बी, ठीक है जी, दो प्रोजेक्ट। बाय चांस दोनों में इन्वेस्टमेंट 1 लाख किया है। $60,000 कमाया, 40,000 कमाया, 20, 40। अच्छा जी, 20, ये अपनी तरफ से मैंने एग्जांपल बनाई है। अब इस एग्जांपल में मैं ये वीकनेस बताने जा रहा हूं आपको। ये पहला साल था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा, दोनों के लिए 1 लाख रुपया कितने सालों में रिकवर हो जाएगा? 2 सालों में। यहां पे बैक पीरियड कितने साल है? 2 साल। इधर पे बैक पीरियड अगर आप देखें जी, इधर पे बैक पीरियड कितने साल है? 3 साल। हम किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे? डेफिनेटली हम प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट कर लेंगे। हालांकि ए के अगले सालों में देखें बेड़ा गर्क हो रहा है और इसके अगले सालों में रिटर्न्स बढ़ रहे हैं ना। इसमें 1,20,000 का फायदा है और उधर तो मेरा ख्याल है नेट लॉस ही आ रहा है। तो गलत फैसला हो गया हमसे। इस खामी को क्या बोलते हैं पे बैक की, कि पे बैक पीरियड क्या करता है, जितने अरसे में आपके पैसे रिकवर हो गए ठीक है, बाद में प्रोजेक्ट के साथ क्या सलूक हो रहा है, कैश फ्लोज अच्छे हैं बुरे हैं, ये मेथड बाद वाले सालों के पे बैक पीरियड के बाद यानी रिकवरी पीरियड के बाद वाले कैश फ्लोज टोटली इग्नोर्ड। तीसरा प्रॉब्लम इसके साथ क्या है? तीसरा प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जो आपका पे बैक पीरियड मेथड है ये टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज को या टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहा है। इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब वो मैं अपनी तरफ से एक और एग्जांपल बना लेता हूं समझाने के लिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए। यहां पे चले, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पॉइंट समझाने के लिए दो प्रोजेक्ट हैं वही ए और बी। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ये वैसे कल भी बात की थी। एक लाख की इन्वेस्टमेंट है, 10,000 और 90,000, 30,000 और मिसाल के तौर पर यहाँ पे 90,000, 10,000 और 20,000, 10,000 और यहाँ 40,000। ऐसे एज्यूम डाटा है। ईयर 1, 2, हाँ जी। अब देखें दोनों प्रोजेक्ट का जो पे बैक पीरियड है वो 2 साल है। दोनों प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड क्या है? आपके ख्याल से दोनों अच्छे हैं, हालांकि दोनों एक जैसे नहीं है। इसमें 90,000 सेकेंड ईयर में आ रहा है और इसमें 90,000 फर्स्ट ईयर में आ रहा है। बेटा जितनी जल्दी पैसे मिलते हैं आप उसको उतनी ज्यादा अमाउंट जितनी जल्दी मिलेगी उतना उसका फायदा है।
आप उस पैसे को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है पैसे की वैल्यू गिरती जाती है, इसको हम पढ़ेंगे आज, इसको कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये मेथड टाइमिंग के फर्क को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, ये कह रहा है दोनों साल में, यानी पहले साल का 90,000 और दूसरे साल का 90,000 दोनों की वैल्यू एक जितनी है। हालांकि एक्चुअली रियल लाइफ में अगर मैं आपसे कहूँ पहले साल 90,000 ले लो, दूसरे साल ले लो, आपने कहना फटाफट सर जी पहले साल ही दे दें, कुछ चलो सैर सूर कराएंगे, शायद कुछ थोड़े से पैसे अपनी तरफ से डाल के उम्रा ही कराएंगे, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल 7 आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करनी है। ये क्यों नहीं मैंने कल दी थी, इसके साथ मेरिट्स डिमेरिट्स भी हैं। आखिरी डिसएडवांटेज ये है बस छोटा सा कि टारगेट पेबैक की सिलेक्शन का कोई इकोनॉमिक सेंस या कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैनेजमेंट अपने अंदाजे से जजमेंट से तय करेगी। 4 डिसएडवांटेज हैं। पहला, पेबैक पीरियड शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बताता। दूसरा, कैश फ्लोज आफ्टर पेबैक पीरियड इसमें इग्नोर्ड है। तीसरा, इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। चौथा, टारगेट पेबैक की सिलेक्शन सब्जेक्टिव है, जजमेंट बेस्ड है। आगे आ जाएं। अब हमने जो अगला मेथड करना है वो है बेल आउट पेबैक पीरियड। बेल आउट पेबैक पीरियड क्या होता है उसको देख लें, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने जब पढ़ाया था कल पेबैक पीरियड, तो मैंने कहा था 3 तरह का पेबैक पीरियड होता है। एक होता है सिंपल पेबैक, कल पढ़ लिया है। एक होता है बेल आउट पेबैक पीरियड और एक होता है डिस्काउंटेड। अभी हमने डिस्काउंटेड पेबैक नहीं पढ़ना, उसको पेंडिंग कर रहे हैं। ये पढ़ लिया और ये अभी पढ़ने लगे हैं। 10 मिनट का है टॉपिक, छोटा सा जी। पेबैक पीरियड क्या होता है बताएं जी। टाइम पीरियड होता है जिसमें आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, हमारी इन्वेस्टमेंट जितने अरसे में रिकवर हो जाएगी, ठीक है। लफ्ज बेल आउट का मतलब होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को, अगर उसकी लाइफ 5 साल है, 5 साल बाद आपने उस प्रोजेक्ट को बंद करना है। बेल आउट पेबैक पीरियड में क्या होता है, आप ये चेक करते हैं अगर हम प्रोजेक्ट को 5 साल पूरा चलाने की बजाय वक्त से पहले ही वाइंड अप कर दें, उस प्रोजेक्ट के एसेट्स बेच दें, उसको क्लोज करने पे जितनी कॉस्ट आनी है वो कर लें, तो किसी भी प्रोजेक्ट को उसकी टोटल लाइफ से पहले वाइंड अप करने से जो भी कैश फ्लोज आएंगे, खास तौर पर एसेट को स्क्रैप करके जो आएंगे, तो उन कैश फ्लोज को कहते हैं बेल आउट कैश फ्लोज। आपने बेल आउट पेबैक पीरियड में क्या करना है, जो प्रोजेक्ट के कमाई वाले कैश फ्लोज हैं वो भी काउंट करने हैं, और आपने हर साल में देखना है कि अगर हम पहले साल प्रोजेक्ट बंद कर दें, बेच दें एसेट्स, तो क्या हमारा पैसे इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर हो जाएगी, क्या हम दूसरे साल बेच दें। यानी बेल आउट पेबैक पीरियड में आप अपने प्रोजेक्ट के जो एसेट्स हैं उनको बेच के जो कैश फ्लोज आ रहे हैं, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट, इसको बोलते हैं बेल आउट कैश फ्लोज। यानी अर्ली वाइंडिंग अप ऑफ द प्रोजेक्ट से जो भी कैश फ्लोज आएंगे उनको आप अपने प्रोजेक्ट के नॉर्मल कैश फ्लोज में एडजस्ट करेंगे, हर साल 1 बाय 1 करके देखेंगे। अब इससे हमारे सोल्यूशन पे क्या इंपैक्ट आएगा, बगैर एग्जांपल के समझ नहीं आना, हम एग्जांपल करेंगे। कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ा, सिंपल सा है। ये आई कैप की बुक की एग्जांपल है 8, देखें जी। कहता है, एग्जांपल से पढ़ेंगे, कहते हैं एक कंपनी है जो एक नया प्रोजेक्ट करने जा रही है जिसमें इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 रुपए। अच्छा, प्रोजेक्ट 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, यह आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। अच्छा जी, प्रोजेक्ट से कितने एनुअल कैश फ्लोज आएंगे, पहले साल 40, दूसरे में 50, फिर 60 और फिर 25। ये प्रोजेक्ट को चला के जो हर साल कमा रहे हैं ये वो कैश फ्लोज है। इसके आगे देखें एक एक्स्ट्रा कॉलम दिया हुआ है, नेट कैश इनफ्लोज रिजल्टिंग फ्रॉम बेल आउट। इसको कैसे पढ़ते हैं, अगर हम प्रोजेक्ट को पहले साल चलाकर बेच दें, बंद कर दें, तो हमें उसके एसेट्स बेचकर जो कैश फ्लोज आएंगे स्क्रैप ऑफ एसेट से, नेट इनफ्लोज, वो 90,000 के आएंगे अगर हम पहले साल बेचें। अगर हम प्रोजेक्ट 2 साल चला के दूसरे साल के एंड पे बेचें, फिर ये नहीं आएगा, फिर 60 आएगा।
जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा एसेट यूज होते जाएंगे, उनकी बेल आउट इनफ्लोस की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर होने का चांस है। पढ़ते कैसे हैं इसको, अगर हम प्रोजेक्ट को पहले साल बंद कर दें तो 90,000 इनफ्लो आएगा एसेट बेच के, दूसरे साल बंद करें तो 60,000 आएगा, तीसरे साल बेचें तो क्या आएगा, और अगर आखिरी साल बेचेंगे तो बेल आउट में यानी आपके एसेट से कुछ भी नहीं आएगा। आपसे कहता है पहले तो सिंपल पेबैक पीरियड निकालो, कौन सा पेबैक निकालो, फिर कौन सा निकालो, बेल आउट। आए जी इधर करते हैं जरा व्हाइट बोर्ड पे जी। सिंपल पेबैक पीरियड तो पहले की तरह ही होगा, सिंपल पेबैक कितने साल है, 4 साल है, ईयर्स। कैश फ्लोज जब फर्क होते हैं तो टेबल बनाते हैं इस तरह का, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। जी जनाब, कितनी इन्वेस्टमेंट है, 1,50,000। इधर लिखेंगे पहले साल में हमने, इसको छोड़ दे अभी, पहले ये नहीं देखना जी। 40, 50, 60 जी, 40,000 रिकवर कर लिया तो बाकी रह गया 1,10,000। दूसरे साल हमने 50,000 रिकवर किया, 60 रह गया। तीसरे साल 60,000 रिकवर किया तो ये 0 हो गया। आगे वाले कैश फ्लोज लिखने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं। ले जी, आपका पेबैक पीरियड आ गया। सिंपल पेबैक पीरियड का आंसर है 3 साल। सिंपल पेबैक पीरियड का आंसर क्या है, 3 साल। इसी के मध्य मुकाबिल अगर हम बेल आउट पेबैक पीरियड निकालें तो सारा टेबल इसी तरह का बनेगा, थोड़े से एक्स्ट्रा कॉलम बन जाएंगे। जी, तो सबसे पहले उसमें भी यही कॉलम, ईयर्स, कैश फ्लोज, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज, बेल आउट कैश इनफ्लोज, और ये क्यूमुलेटिव में बेल आउट इंक्लूड करके क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज विद बेल आउट कैश फ्लो, विद यानी इन दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, तो अब इसकी फिलिंग कैसे करनी है, देखिए जी। हमारी इन्वेस्टमेंट है 1,50,000, यहां लिखेंगे। अभी पहले साल हमने कितना कमाया, 40,000, तो हमारे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज हो गए, ये अगर मगर के साथ है अटैच। 1 साल चलाया, हमारी इन्वेस्टमेंट 1,10,000 है। अब अगर आप इस साल बेच देते तो हमारे एसेट 90,000 रुपए के बिकने थे। हमारे एसेट कितने के बिकने थे बच्चे, इसका मतलब है 1,10,000 की इन्वेस्टमेंट रह गई थी आपकी। अगर आप अभी प्रोजेक्ट बंद करते हैं तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं होगी, 20 फिर रह जाएगा। तो क्रॉस कर दो, क्रॉस का मतलब है ये वाला बेल आउट कैश इनफ्लो हमने नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं हुई। ये उस वक्त तक ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक पूरी रिकवर ना हो। बात समझ आ रही है, अगर के साथ है। अगर ये बाई चांस यहाँ 0 आ जाता फिर इसका मतलब था हमने प्रोजेक्ट 1 साल चलाना था, और चलाते तो शायद हम सारे साल चलाना चाह रहे थे, लेकिन 1 साल चला के हमने उसको बेच देना था फिर, क्योंकि हमें 1 साल में ही अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जानी थी। ठीक है, ये असल में पता है कब निकालते हैं बेल आउट पे बैक, जब इदारे को कोई और अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो और उसको यार यहां से पैसे निकाल के हम वहां पे लगाए तो कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, तब ये निकालते हैं। अभी वैसे ये जाया हो गया, ये कैलकुलेशन जाया, अब इधर से ही दोबारा टेबल आएगा, ये जाया होगी कैलकुलेशन। अच्छा जी, दूसरे साल आपने क्या कमाया, 50,000। इस 1,10 को देखना, 20 नहीं देखना।
क्योंकि वो पहले साल तो बेचा ही नहीं, तो हमारे पास रह गया 60,000 की कमाई से इन्वेस्टमेंट। अब इसके साथ जब बेल आउट कैश फ्लो मिलेंगे, प्रोजेक्ट को दूसरे साल के एंड पे बेचेंगे तो 60,000 का बिकेगा और ये आ जाएगा जीरो। नाउ 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 हम दूसरे साल के एंड पे अपने प्रोजेक्ट के एसेट्स बेच के बेल आउट लेके पैसे रिकवर करके उस साइड पे हो जाएंगे। अब हमारा जो बेल आउट पे बैक पीरियड है, आगे टेबल बनाने की जरूरत नहीं। हमारा जो बेल आउट पे बैक पीरियड है वो 2 साल है। बात समझ आ रही है? अगर यहां पे भी रिकवर ना होती ना, फिर मैंने इसके सामने भी क्रॉस डाल के आगे फिर करना था। ये कॉलम हर रो के बाद हर साल चेक करना होता है। समझ आ रही है? पता लग रहा है हमें? जी बताएं जी, समझ आती है? सर जी सर फिर ये थर्ड तक जाता और थर्ड में ये पॉजिटिव आ रहा होता और वो जीरो हो रहा। हाँ, तो फिर वो प्रोपोर्शनेट निकाल लेते हैं। वैसे हमने करना एंड पे ही होता है। एजम्पशन होती है, एजम्पशन ये होती है कि ये जो बेल आउट कैश इनफ्लो है ये साल के दरमियान नहीं आना, ये साल के एंड पे ही आना है। समझ आ रही है? ये साल के एंड पे ही आना है। सरप्लस भी आ जाएगा तो आपका कैश इनफ्लो एंड पे आए ना, तो आपने गिनने फिर 3 साल ही हैं। जी समझ आ रही है? नहीं देन फिर हम वो सरप्लस वाले को लेंगे ना क्या? अगर हाँ, वही साल, उससे आगे नहीं जाएंगे ना फिर। नहीं फिर हम सरप्लस वाले को ही ले रहे होंगे ना प्रोपोर्शनेट की वजह से। ये हाँ अगर हम ईयर एंड पे assumption जी लेते हैं। जी 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 अच्छा जी, ये एग्जांपल करें जी। आई कैप की स्टडी टैक्स है, करें, शाबाश करें ये। और बेल आउट पे बैक में और कुछ नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आई कैप के उसमें, ठीक है? बल्कि अजान हो गई है, तो ये आप होमवर्क लिख लें। सॉल्यूशन इसका मौजूद है, घर से कल करके लाइएगा। अभी तक मैं 2 सवाल दे चुका हूँ होमवर्क में। अब वैसे ही वीकेंड आ रहा है, अगले 3 दिन आपने पढ़ना नहीं ये सब्जेक्ट, तो आप कोशिश करें कि जब आप आएँ तो वीकेंड पे ये रिवाइज़ करके आएँ। और ये होमवर्क वाली एक 7 दे दी एग्जाम्पल, और एक ये बेल आउट पे बैक खुद पढ़ लीजिएगा। ये ऊपर वाली डिटेल इतनी मुश्किल नहीं है, यहाँ कैलकुलेशन की हेडिंग आनी चाहिए। जी जनाब, बस ये खुद करना है। मैं अब नमाज की ब्रेक देने लगा हूँ, इसके बाद आके हम एनपीवी शुरू करेंगे, ठीक है? चलें, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने स्टार्ट करना है। अच्छा जी, जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, जो मेथड, उसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी भी कहते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू पे आने से पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू की जो बेस है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हम रिफ्रेश करेंगे। जिन्होंने एमएफए का सब्जेक्ट पढ़ा है वो उनको तो पता होगा, बाकी नहीं भी पता तो रिवाइज कर लेंगे। फिर उसके बाद सिंपल एनपीवी, सिंपल नेट प्रेजेंट वैल्यू, और आखिर में जो पेपर में आती है कॉम्प्लेक्स एनपीवी। ठीक है जी, तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको ये 3 हेड्स मेन पता हो। अभी इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे पहले बात करेंगे। इसको ओपन कर रहे हैं फ्लो चार्ट में, ये अभी साइलेंट है। हाँ जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ टी वी एम,
फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस के बाद रियल लाइफ में इसकी कहां एप्लीकेशन है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपको कैसे पता चलेगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एप्लीकेशन होनी है? फिर उसके बाद टाइमलाइन का क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, टाइमलाइन का क्या कॉन्सेप्ट है? फिर टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज की कुछ एजम्पशंस हैं। फिर उसके बाद कंपाउंडिंग किसे कहते हैं और डिस्काउंटिंग किसे कहते हैं? ये सब चीजों पे बात करनी है हमने, ठीक है? ये सब नोट्स में मौजूद है। तरतीब आगे पीछे हो सकती है क्योंकि मैंने तो जो इस वक्त मेरे ज़हन में मैंने उसी तरतीब से लिख दिया। अच्छा जी, कंपाउंडिंग और आखिर में है डिस्काउंटिंग। तो सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? वक्त गुजरने के साथ साथ पैसे की वैल्यू में कमी होती जाती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है पैसे की जो वर्थ है वो कम होती है। वर्थ कम होने का मतलब करेंसी नोट कम नहीं होते। वर्थ कम होने का मतलब होता है सेम अमाउंट ऑफ करेंसी से पहले से कम तादाद में चीजें आप खरीद सकते हैं। 1 लाख रुपए की आज मैं जितनी गुड्स खरीद सकता हूं 5 साल बाद उसी 1 लाख रुपए से मैं उतनी क्वांटिटी की गुड्स परचेज नहीं कर सकता। हालांकि नोट तो वो 1 लाख है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पैसे की जो परचेजिंग कैपेसिटी है, बाइंग पावर है, वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इस फिनोमिना को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फिनोमिना की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आज 1 लाख रुपया मुझे कहीं से मिलना है या 1 लाख रुपया 5 साल बाद मिलना हो, दोनों में से मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए? मुझे किसको प्रेफर करना चाहिए? साफ सी बात है, आज जो 1 लाख रुपया है उसकी बाइंग पावर ज्यादा है। 5 साल बाद वाले 1 लाख की जो वर्थ है वो क्या है? कम है, तो उसकी बाइंग पावर कम है। तो अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि 1 लाख रुपया आज रिसीव कर ले या 1 लाख रुपया 5 साल बाद रिसीव कर ले, ठीक है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे कि यार आज ही दे दो? ठीक है, ऐसे ही होता है। मैं नॉर्मली एग्जांपल देता हूं। बिल्कुल एक साहब जिनका हमारे सब्जेक्ट से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, इवन सिक्योरिटी गार्ड, आप उन्हें कहें जी कमेटी पा रहे हैं तो कमेटी आप साल बाद लेना चाहेंगे कि अभी? उनके लिए ये एग्जांपल छोटी सी, तो वो कहेंगे आज ही दे दें, बेटी की शादी और ये अरेंजमेंट है, वो इस तरह की बात करेंगे। इसका मतलब है जितने मर्जी लोग चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ हैं, जो भी है, उसके बैक ऑफ द माइंड पे ये फिलॉसफी काम कर रही है। जहां पैसा आ रहा है, जहां मनी आ रही है, वहां उसके ज़हन में ये फिलॉसफी है, जल्दी पैसे मिल जाए अच्छा होगा, जितने लेट पैसे मिलेंगे मेरे पैसे की क्या हो जाएगी? वर्थ गिरेगी। वर्थ गिरने का मतलब क्या होता है? पैसे की बाइंग पावर जो है वो कमोडिटी खरीदने की जो कुव्वत है वो कम होती है। और उसकी वजह क्या है? उसकी रीजन क्या है? 3 रीजन हैं जी उसकी। कितनी रीजन है? 3। पहली रीजन है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन। पहली रीजन क्या होती है? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। आपका पैसा वही है, इकोनॉमी में चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आपके पैसे की वैल्यू खुद ब खुद गिरती जा रही है। समझ आ रही है? जो 1 लाख रुपए की गुड्स मैं पहले खरीद सकता था वो अब नहीं खरीद सकूंगा। क्यों? इन्फ्लेशन है। दूसरी वजह क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरी वजह क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इस पॉइंट को समझ,
1 लाख रुपया मुझे आज मिलेगा तो मैं कहीं इन्वेस्ट कर लूंगा, कमा लूंगा। वही 1 लाख मुझे 5 साल बाद मिलेगा तो मैं 5 साल तक जो पैसे कमा सकता था वो कमाई नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे उस 5 साल की इनकम सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी अगर मैं लेट पैसे लेता हूं। तो इसीलिए 1 लाख रुपया आज मिल जाए उसकी वर्थ क्यों ज्यादा है, उस पैसे से अर्निंग पॉसिबल है। और अगर आपको पैसा लेट मिल रहा है तो उसकी वैल्यू क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है पैसे की, हम उतने अरसे के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे। तीसरी है, आज पैसे मिलेंगे तो कंफर्म है, 5 साल बाद पैसे मिलेंगे तो जिससे मिलने उसकी नीयत भी खराब हो सकती है। फ्यूचर हमेशा अनसर्टन है, डाउट्स आ जाएंगे, बंदा डिफॉल्ट भी कर सकता है, नीयत खराब हो सकती है, मिसकमिटमेंट कर सकता है, ठीक है, एनीथिंग इज पॉसिबल, दुनिया से कुछ भी कर सकता है। तो ये सारे मसाइल पाए जाते हैं। तो अगर आपसे मैं कहूं ये टाइमलाइन है, 1 लाख रुपया आज लेना बेहतर है या 1 लाख रुपया 5 साल बाद लेना बेहतर है, तो आप इस 1 लाख को प्रेफर करेंगे। पहली वजह, इस 1 लाख में अगले 5 साल का इन्फ्लेशन असरअंदाज नहीं हो रहा। इस 1 लाख रुपए को मिलने से मेरे पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे फेस नहीं करनी पड़ेगी। इस 1 लाख को मिलने से मेरे पास डाउट्स कोई नहीं है, 1 लाख सर्टन है आज मिल जाएगा जिससे भी लेना है, ठीक है। जब मैं ये 5 साल बाद वाले में जाऊंगा तो उसमें ये तीनों मसाइल दरपेश होंगे। इन्फ्लेशन भी इसको हिट कर रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसको हिट कर रही है, और रिस्क भी है, पता नहीं वो बंदा दे या ना दे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्या इंपॉर्टेंस है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, दुनिया में जितनी भी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होती है, 1 साल से ज्यादा लंबे अरसे की जितनी भी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होती है, वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बगैर अगर आप डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आपके डिसीजन इनएक्यूरेट होंगे। तो हमने अपनी डिसीजन मेकिंग को क्या करना है, एक्यूरेट बनाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं, आज आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको आज से 5 साल बाद 3 लाख रुपया मिलना है। अभी बड़ी अपीलिंग लगेगी, अच्छा 1 लाख लगा के 3 लाख मिलेगा, लेकिन दोनों के टाइमिंग तो सेम नहीं है। जब दोनों की टाइमिंग सेम नहीं है तो दोनों की वर्थ सेम नहीं है। इनको सीधा सीधा कंपेयर कर लेना गलत है। अगर मैं कह दूं ना 3 लाख माइनस 1 लाख 2 लाख का फायदा है, तो ये मेरी डिसीजन मेकिंग क्या है, गलत है। डिसीजन मेकिंग करने का 2 तरीके होंगे, या इस 3 लाख को पीछे ले आएंगे या इस 1 लाख को पकड़ के आगे ले जाएंगे। दोनों का टाइम पीरियड क्या करना जरूरी है, सेम, तब तो फैसला हो सकता है। अदरवाइज अगर आप ये हरकत नहीं करेंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्या होगी, गलत होगी। अब मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं, इसी के साथ यहीं पे ये भी कवर हो जाएगा। आप जब बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं मैंने गाड़ी लीज पे लेनी है, तो बैंक आपको गाड़ी को 3 माह 6 माह के लिए थोड़ी दे रहा होता है। बैंक 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 3 साल के लिए गाड़ी लीज पे देता है। और जब बैंक किस्तों का तयन करता है तो उसके पीछे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट काम करता है। वो आपकी किस्त को तयन करने के लिए इसके पीछे फॉर्मूले होते हैं, वो यूज कर रहे हैं एक्सेल पे। कॉन्सेप्ट यही है। अगर बैंक ने आपको 5 साल के लिए गाड़ी दे दी है तो बैंक आपसे 5 सालों पे वो जो गाड़ी के 25-30 लाख है वो 25-30 लाख नहीं लेगा। वो ज्यादा क्यों ले रहा है आपसे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कंपनसेशन। आपके लिए उसने आज 25 लाख की गाड़ी ले दी, आपसे 25 लाख उसको अगले 5 सालों में रिकवर होना है। वो पागल है, इसीलिए वो क्या करेगा, वो आपसे 25 की कहता है मुझे 35 लाख रुपया दो भाई। तो वो ऊपर वाले 5-10 लाख रुपया जो बैंक ले रहा है वो क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कंपनसेशन है। सेम असूल है, आप बैंक से लोन लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कोई एसेट लीज करवाते हैं, सारी जो आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री है, जहां भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है पूरी, उसमें पैसे का लेन देन है, लॉन्ग टर्म है, वहां टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बगैर
काम नहीं चल सकता। आपके पास इंश्योरेंस कंपनी वाला आता है बंदा, सर जी आज आप जाते जाते अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप मर जाए, खुदा ना खास्ता तो कहेगा वो साथ ही, लेकिन इनडायरेक्टली इसके कहने का मतलब होता है समझ जाओ। ठीक है, अच्छा शुक्रिया। तो ये इंश्योरेंस कंपनी वाले, डोंट वरी। अच्छा, ये इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको इंश्योरेंस पॉलिसियां क्यों बेचते हैं? वो आपसे लिया हुआ पैसा, आपसे प्रीमियम की मद में पैसे लिए जाते हैं, उनसे कमा रहे होते हैं, और आपको कहते हैं जी 15 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद आपको पॉलिसी मिच्योर होगी, आपको इतने पैसे मिलेंगे, अगर खुदा ना खास्ता आप फौत हो गए तो आपकी फैमिली को इतने पैसे देंगे। वो ये सारी गेम इसके ऊपर बेस करके खेल रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी आज आपसे पैसे ले रहे हैं और आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं फ्यूचर में देने का, और जब वो पैसे देंगे ना उस वक्त उस पैसों की उतनी वर्थ नहीं होगी जितनी आज आप दे रहे हैं। तो ये जो भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री, सारी फाइनेंस है वो इसके ऊपर बेस कर रही है। तो याद रखें, हमारी फाइनेंस के दो मेन पिलर हैं। जैसे अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट पे बेस करती है ना, और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पे, हमारी फाइनेंस के दो पिलर हैं, इसके बगैर फाइनेंस होती नहीं। एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दूसरा रिस्क एंड रिटर्न। जितना कहीं पे रिस्क लोगे इन्वेस्टमेंट पे, उतना रिटर्न भी कमाना चाहिए। नहीं मिल रहा, छोड़ दो वो इन्वेस्टमेंट। तो दो पिलर है हमारी इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारी फील्ड के। एक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंपॉर्टेंस दो। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करो, दूसरा फैक्टर क्या बोला है, रिस्क एंड रिटर्न को अहमियत दो। ये दो पिलर हैं, ये बोल ले नहीं आपने, दो पिलर। ठीक है, क्या कहते हैं? नहीं, वो टिश्यू लेना है, वो गिर गया है। अच्छा जी, आते हैं जरा। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं समझ आई? अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एप्लीकेशन कहां पे होगी? लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। यहीं से पेपर में कैसे पता चलेगा? हमें तो पेपर करना है ना सर जी, पेपर बताएं। पेपर में कैसे पता चलेगा? अगर आपको कोई भी डिसीजन दे दिया जाए पेपर में जिसके कॉस्ट और बेनिफिट 1 साल से ज्यादा हो, कोई भी डिसीजन दे दिया जाए जिसके कॉस्ट और बेनिफिट्स बियॉन्ड 1 ईयर हो, क्या हो? 1 साल से ज्यादा, 1 साल के अंदर अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी अप्लाई नहीं करनी। समझ आ रही है? हो सकती है, वैसे होने का मसला नहीं, 3-3 मार्क्स के ऊपर भी हो सकती है। हमारे पेपर में ज्यादातर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कब अप्लाई होगी? जब कॉस्ट और बेनिफिट बियॉन्ड 1 ईयर दियो और डिस्काउंट रेट दिया हो। ये क्यों दिया होता है? इससे प्रेजेंट वैल्यू निकलती है एक चीज। तो डिस्काउंट रेट दिया हो, डिस्काउंट रेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट भी कहते हैं। या ये दिया होगा या इसका डेटा दिया होगा, जिस डेटे से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। डेटा देने का मतलब ये वो आपको कह रहा है पॉइंट कैलकुलेट करो। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी नजर आ जाए और एग्जामिनर ने कुछ नहीं कहा, तो आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। कैसे करना है वो अभी नहीं बताया मैंने जी। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें। डिस्काउंट रेट से ये नहीं, फ्यूचर वाला भी तो निकाल सकते हैं, कंपाउंड भी तो कर सकते हैं जी। वैसे मैं अभी आपको बता देता हूं, आपके सवाल में थोड़ी सी गलती है। ठीक है, वो यहां आऊंगा तो बताऊंगा। जब भी मैं डिस्काउंट रेट कहूंगा ना, इसका मतलब है ये इस्तेमाल ही प्रेजेंट वैल्यू के लिए होगा। अच्छा जी, टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन क्या होती है सबको अभी मैंने बड़ी देर बताई है, कल भी बताई थी। ये टाइमलाइन है और इसके बगैर टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ नहीं आएगी। और जब तक ये सही नहीं है, गलती करेंगे आप पेपर में। आई कैप खेलेगा टाइमिंग से, तो ये टाइमलाइन को समझना जरूरी है।
जी, ये जो टाइमलाइन पे 0 है, ये साल नहीं कहना है इसको, ये एक दिन है सिर्फ, इट इज जस्ट 1 डे। क्या है? अगर मैं कहता हूं ना ये डेट इस पे ऐसी लिख दूं 1 जनवरी 2020, तो ये सिर्फ 1 जनवरी वाला दिन है, 2 जनवरी नहीं है इसमें शामिल, एक दिन है सिर्फ, ये एज ऑन है, एज ऑन या एज एट। इसको नाउ भी कहते हैं, अब इसके कई नाम है, नाउ, नाउ, आज को नाउ भी कहते हैं, टुडे भी कहते हैं, करंटली भी कहते हैं, प्रेजेंटली भी कहते हैं। छोटे छोटे लिख रहा हूं लेकिन बोल भी रहा हूं ताकि जो घर से पढ़े उनको नजर आ जाए। नाउ, टुडे, करंटली, प्रेजेंटली, इमीडिएटली, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये सारे नाम इस्तेमाल होंगे। ठीक है, स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। हमारी एजम्पशन होती है अगर हम फैक्ट्री लगा रहे हैं ना तो यहां लैंड लाएंगे, एक ही दिन में बिल्डिंग ली या बिल्डिंग खड़ी की और प्लांट लगा के प्रोडक्शन शुरू, ये बेसिक एजम्पशन है। गलत भी हो सकती है ये, लेकिन कुछ ना बताए तो यही चलेगी कि एक ही दिन में सारी इन्वेस्टमेंट। ये जो होता है ना 1, ये 1, ये पूरा गैप है, ये आज का दिन नहीं है, अगला दिन नहीं है, गैप है। इसको कहते हैं एंड ऑफ पीरियड 1, इसको बोलते हैं एंड ऑफ पीरियड 1। मोस्टली ये हमारे सवालों में 1 साल होगा, लेकिन ये 3-3 माह के पीरियड भी हो सकते हैं, 6-6 माह के पीरियड भी हो सकते हैं। ठीक है ना, 1 जनवरी से 30 जून, 31 दिसंबर, तो इसको एंड ऑफ पीरियड 1 कहते हैं ज्यादातर। इसी को हम वैसे एंड ऑफ ईयर 1 भी कहेंगे। तो एंड ऑफ पीरियड 1 ज्यादातर लफ्ज है, या अगर आपको सालाना डेटा दिया होगा तो एंड ऑफ ईयर 1। ये जो गैप होता है आज से लेकर ये 1 तक, ये जो गैप है इसको बोलते हैं ड्यूरिंग पीरियड 1। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग पीरियड 1। गैप है ना, आज से लेकर 1 साल मुकम्मल होने तक, ड्यूरिंग पीरियड 1। अच्छा, इसको कहते हैं एंड ऑफ पीरियड 2, एंड ऑफ पीरियड 2। इसको कहते हैं एंड ऑफ पीरियड 3, या ईयर 3 भी कह दे, आप लोग ईयर कह सकते हैं लेकिन ये धोखा भी दे जाता है कई दफा, तो पीरियड का लफ्ज याद रखना है। एंड ऑफ पीरियड 4, ये गैप क्या होगा? ड्यूरिंग ईयर 4, ड्यूरिंग पीरियड 4, ड्यूरिंग पीरियड 3, 2 से 3 के दरमियान, ड्यूरिंग पीरियड 3 है ये ड्यूरिंग पीरियड 4, ये एक के खत्म होने के बाद दूसरा, जब एक से दूसरे साल तक, ड्यूरिंग पीरियड 2। हाँ जी, तो अगर मैं आपसे कहूं आप एक मशीन खरीदेंगे 2 लाख रुपए की, इमीडिएटली 2 लाख पे कर देंगे, तो वो 2 लाख रुपए को 0 वाली डेट पे आप आउटफ्लो लिख देंगे, नेगेटिव। उसके बाद मैं कहता हूं वो मशीन आप 5वें साल के एंड पे बेच देंगे, 5वें साल के एंड पे बेच देंगे, या चौथे साल के एंड पे, चौथे साल के एंड पे बेचेंगे तो यहां लिखेंगे। ठीक है, मैं कहता हूं आपको पहले साल 2 लाख रुपए का रेवेन्यू आएगा, पहले साल का मतलब है पहले साल के एंड पे। ठीक है, दूसरे साल के एंड पे आपको 2 लाख का रेवेन्यू और आएगा, यहां लिख दूंगा इस तरह। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। या अमाउंट 0 के नीचे आनी है या 1 के नीचे, इस गैप में कभी अमाउंट नहीं आनी। अगर वो कह देना ड्यूरिंग ईयर 1 5 लाख रुपया मिल रहा है, तो वो ड्यूरिंग वाली जो भी रकम होगी उसको खींच के एंड पे ले जाना है, उसको 1 में लिखना है। ड्यूरिंग ईयर 3 वाली कहां लिखेंगे बताओ? हाँ जी, ड्यूरिंग ईयर 3 वाली को ईयर 3 के एंड पे। समझ आ रही है? ना चाहते हुए भी मैं आपको एजम्पशंस बताई जा रहा हूं, हालांकि वो फिर भी बतानी है, लेकिन ये टाइमलाइन को समझना है। सबसे बड़ी जो गलती बच्चे करते हैं टाइमलाइन में वो ये है, अगर वो कह दे ड्यूरिंग ईयर 3 तो भी ईयर 3 में आना है, एंड ऑफ पीरियड 3 कह दे
तो भी 3। हाँ, लेकिन अगर स्टार्ट ऑफ ईयर 3 कह दे तो ये बात जेर में रखें, ये अगर एंड ऑफ पीरियड 1 है ना, यहां पे एंड ऑफ पीरियड 1 हो रहा है, तो इसी के साथ स्टार्ट, एक दिन का फर्क है, स्टार्ट ऑफ पीरियड 2 भी कहते हैं इसको। ये एंड ऑफ पीरियड 2 है तो ये स्टार्ट ऑफ पीरियड 3 भी कहलाता है। ये बात भूल जाते हैं बच्चे। आई कैप क्या करता है, वो कहता है आप मशीन बेचेंगे स्क्रैप पे 5वें साल के स्टार्ट पे, 5वें साल के बच्चे 5वां साल ढूंढने लग पड़ते हैं। और भाई 5वें साल का स्टार्ट मतलब चौथे साल का एंड है, आपने इधर लिखना है। एंड ऑफ पीरियड 4 का मतलब स्टार्ट ऑफ पीरियड 5 है। कैलेंडर पे ये एक दिन का फर्क होता है, टाइमलाइन पे हम नहीं रखते ये फर्क। एंड ऑफ पीरियड 4 इक्वल टू, सॉरी, एंड ऑफ पीरियड 3 इक्वल टू स्टार्ट ऑफ पीरियड 4। तो ये टाइमलाइन की चीजें जो लिखनी है ये लिख ले। नाउ, टुडे, करंटली, प्रेजेंटली, इमीडिएटली। उसके बाद 1 को क्या बोलते हैं, एंड ऑफ पीरियड 1, एंड ऑफ पीरियड ईयर 1, या स्टार्ट ऑफ पीरियड 2 भी कहते हैं उसको। जहां पिछला पीरियड एंड हो रहा है उसी वक्त अगला पीरियड क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा होगा और आप गलती कर देंगे। अगर आपको ये टाइमिंग क्लियर नहीं है तो फिर आपको काफी मसाइल होंगे क्वेश्चन पढ़ते हुए। आप उसको गलत टाइम पे प्लेस करेंगे तो मुफ्त के नंबर कट जाएंगे। ये मैंने आपको टाइमलाइन सिखा दी। आते हैं जरा इसका ऑडिट करते हैं जो अभी तक पढ़ा है।